हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नॉर्सेट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं एम्स नॉर्सेट 1 में पूछे गए थे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल सीवीपी इन द अडल्ट में नॉर्मल सीवीपी कितना होता है। ओके, तो ये होता है 2 to 8 mmHg। ओके, बट अगर आपसे पूछा जाए इन सेंटीमीटर H2O देन इट विल बी 8 to 15। ओके, तो इधर अपना आंसर हो जाएगा 8 to 15, मतलब ऑप्शन सी। अगर CVP बिलो 2 मिलता है, मतलब लेस देन 2 मिलता है, इट मीन्स दिस इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोवोलीमिया। बट इफ इट इज मोर देन 8 mmHg देन इट इज फ्लूइड ओवरलोड। फाइन। देन इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सीवीपी की मेजरमेंट के टाइम पे आप क्या पोजीशन दोगे। ठीक है, तो सीवीपी की मेजरमेंट के टाइम पे यू विल गिव सुपाइन पोजीशन एंड हाउ you will measure it at the end of expiration at 4th intercostal space mid axillary line. Right, next question is the patient has the diagnosis of left ventricular failure and a high pulmonary capillary wedge pressure PCWP. The physician ordered dopamine to improve ventricular function. The nurse will know that this medication is working if the patient, एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है और उसकी वजह से जो है PCWP जो है अपना रेज हो गया है। ठीक है, तो अब फिजिशियन ने क्या किया, डोपामिन ऑर्डर किया जस्ट टू इम्प्रूव वेंट्रिकुलर फंक्शन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डोपामिन इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो डोपामिन कैसे काम करता है, इट एक्ट्स ऑन मायोकार्डियम पे एक्ट करता है और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की पावर बढ़ा देगा। ठीक है, एज इट इज पॉजिटिव क्रोमोट्रॉपिक एंड आयनोट्रॉपिक। फाइन, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी की पावर बढ़ाएगा, इसकी वजह से बीपी जो है रेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से जो है हार्ट पंप करेगा, ब्लड जो है बाहर जाएगा, वेसल्स में जाएगा और बीपी रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, यू शुड नो दैट PCWP नॉर्मली होता है 6 to 12। अगर रेज्ड PCWP है, इट इंडिकेट्स लेफ्ट हार्ट फेलियर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ अनीमिया मोस्ट कॉमनली सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन सा अनीमिया देखने को मिलेगा, सिकल सेल, फिजियोलॉजिकल, कोलीज अनीमिया या फिर हीमोलिटिक अनीमिया। तो इसमें मोस्टली हमें फिजियोलॉजिकल अनीमिया देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा 40 से 50%, बट आरबीसी जो है 20 से 30% ही बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है डाइल्यूशनल अनीमिया देखने को मिलता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल अनीमिया बोलते हैं। इट इज नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि ये जो है प्लाज्मा वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से हुआ है। ठीक है, नॉर्मोसिस्टिक होता है एंड नॉर्मोक्रोमिक होता है। फाइन। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कितने से नीचे जो है अनीमिया कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इन प्रेगनेंसी बिलो 11 अगर HB है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अनीमिया। फाइन, तो इधर अपना ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी ऑफ ICD इज एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो स्किज़ोफ्रेनिया आता है F20 से F29। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोटाइपल एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर सारे जो है इसी के अंडर आएंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है नॉर्सेट 3 या नॉर्सेट 4 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। आपको याद करना है कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स आएंगे F00 से F09 के बीच में, एंड मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स due to psychoactive substances will come under F10 से F19 and mood disorders will come under F30 से F39। okay, तो इधर अपना ऑप्शन A is right। next is Eugene Bleuler 4A symptoms of schizophrenia includes the following except। ब्लूलर ने 4 symptoms दिए हैं, 4A symptoms दिए हैं, उनमें से 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, एक गलत है, वो हमें ढूंढना था। ठीक है, ब्लूलर के 4A सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एक तो A सिम्टम्स प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, ये आपको लर्न होना चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ब्लूलर ने 4A सिम्टम्स कौन से दिए हैं, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसमें जो है एनिडोनिया इज नॉट इंक्लूडेड, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड इडीमा admitted in ICU since 15 days is getting loop diuretics from 10 days. During the rounds, unit
head doctor asked to his juniors that which electrolyte imbalance occurs if loop diuretic taken for long time, then junior doctor response will। तो जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम एंड वाटर का लॉस करते हैं, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लूप डायूरेटिक्स क्या क्या करेंगे, सोडियम को लो कर देंगे, मतलब लो सोडियम मिलेगा, पानी को कम कर देंगे, वाटर कम कर देंगे, उसके बाद में पोटेशियम कम कर देंगे, कैल्शियम कम कर देंगे, ये जो है सब कुछ बॉडी से एक्सक्रीट करा देंगे। ठीक है, पानी के साथ में सब सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। फाइन, तो लूप डायूरेटिक में हमें हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिलेगा एंड हाइपोकेलीमिया भी देखने को मिलेगा। ओके, बट आउट ऑफ दीज टू हाइपोकेलीमिया इज द हॉलमार्क साइन ऑफ लूप डायूरेटिक साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इधर हम हाइपोकेलीमिया को जो है राइट आंसर कंसीडर करेंगे। ओके, दोबारा बता रही हूँ, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकेलीमिया दोनों मिलेंगे इस कंडीशन में, बट वी विल गिव प्रेफरेंस टू हाइपोकेलीमिया एज इट इज अ हॉलमार्क साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक्स। ओके, सेकंड थिंग इज, अगर यहाँ पे पूछा जाता स्पाइरोनोलैक्टोन पेशेंट को चल रहा है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक अगर पेशेंट को चल रहा है, तो मिलेगा हाइपरकेलीमिया। ओके, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या है। दिस इज आईडी जो है बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है ऑन लेफ्ट अपर आर्म डेल्टॉइड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक ऑन द फॉलोइंग इमेज एंड आइडेंटिफाई दैट विच पैरामीटर कैन बी असेस्ड बाय दिस ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर। इस ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर से कौन सा पैरामीटर असेस किया जा रहा है, तो ये क्या है, लाए जो है असेस किया जा रहा है। लाए का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ फीटल लॉन्ग एक्सिस टू यूट्रस के कंपेयर में, यूट्रस के रिलेशन में फीटल किस एक्सिस में है, दैट इज लाई। ओके, एंड प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटिंग पार्ट। फीटल का कौन सा बॉडी पार्ट जो है प्रेजेंटिंग है, दैट विल बी नोन एज प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, तो इस इमेज में क्या दिखाया गया है कि फीटल लॉन्ग एक्सिस का रिलेशनशिप देखा जा रहा है एज कंपेयर टू यूट्रस, तो इधर आंसर विल बी लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड शुड बी अवॉइडेड इन विच कंडीशन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्पिरिन जो है कौन सी कंडीशन में अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वायरल फीवर। ठीक है, वायरल फीवर में जो है कभी भी हम एस्पिरिन नहीं देते हैं, इसकी वजह से रेज सिंड्रोम हो सकता है बच्चों में। ठीक है, रेज सिंड्रोम क्या होता है, रेयर है बट सीरियस लिवर एंड ब्रेन स्वेलिंग इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। तो बच्चों में जो है हम चिल्ड्रन में कभी भी एस्पिरिन नहीं देंगे विद वायरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग क्लोरेमफेनिकोल स्पेशली इन न्यूनेट्स। ड्रग जो है क्लोरेमफेनिकोल ड्रग का साइड इफेक्ट, सबसे सीरियस साइड इफेक्ट क्या है, तो इट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल टॉक्सिसिटी से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है नियोनेट्स में। ओके, क्या होता है, नियोनेट्स जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे क्लोरेमफेनिकोल को, उसकी वजह से इसकी वजह से जो है अकुमुलेशन हो जाएगा ड्रग का एंड टॉक्सिसिटी विल बी सीन। सिम्टम्स में क्या दिखेगा, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, साइनोसिस, ग्रे कलर दिखाई देगा एंड कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। ओके, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम जो है हमें फोटोथेरेपी के टाइम पे दिखाई देता है एंड रेड बेबी सिंड्रोम इज फाउंड विद वेनकोमाइसिन टॉक्सिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसिवरेशन क्या होता है, तो दिस इज persistent and inappropriate repetition of the same thought or verbal response। अगर सेम थॉट जो है बार बार रिपीटेडली दिमाग में आ रहा है या फिर सेम वर्बल रिस्पॉन्स, हर चीज पे सेम आंसर। ओके, यू आर आस्किंग पेशेंट की विच डे इज टुडे, तो आप तो पेशेंट बोल रहा है मंडे। ओके, फिर आपने पूछा कि कल क्या था, ही अगेन सेड मंडे, परसों क्या है, मंडे, तो वो जो बार बार सेम रिस्पॉन्स दे रहा है दैट इज परसिवरेशन। ओके, तो इधर ऑप्शन बी इज राइट। ये कब देखने को मिलता है आपको, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में एंड स्किज़ोफ्रेनिया में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन ओसीडी। मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा देखा जाएगा ओसीडी में। ठीक है, तो ओसीडी में हमें देखने को मिलेगा आईयूडी रिएक्शन, IUDR। ठीक है, आइसोलेशन, अनडूइंग, डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। ओके, तो इधर अपना आंसर हो जाएगा रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर मेनली इन्वॉल्व इन ओसीडी इज। ओसीडी में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है इन्वॉल्व होता है, तो दिस इज
सेरोटोनिन इज ऑलवेज इन्वॉल्व विद ओसीडी, ठीक है, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो ओसीडी में आपको इन्वॉल्व मिलेगा। इसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे SSRI, फ्लुक्सेटीन, फ्लुक्सामिन, ठीक है। फ्लुक्सेटीन जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा हमारा। नेक्स्ट इज विच डिसइंफेक्टेंट यूज टू डिसइंफेक्ट HIV पेशेंट्स बेडशीट्स एंड लिनन। HIV पेशेंट है, उसका बेडशीट और लिनन को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करोगे, ठीक है। तो हम क्या है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड जो है यूज करेंगे, ओके। दिस इज हाई लेवल डिसइंफेक्शन एंड लिनन को हम 20 से 30 मिनट्स तक जो है सोक रखेंगे बिफोर वॉशिंग, ठीक है। पहले जो सोक रखना है 20 से 30 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में वॉशिंग के लिए आपको देना है, ओके। अगर ग्लूट्रेल्डिहाइड ऑप्शन में नहीं होगा या हमारे पास अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो वी कैन यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.5% एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6%। नेक्स्ट इज नैलोक्सोन चैलेंज टेस्ट, NCT इज यूज टू असेस। तो इट इज अ टेस्ट यूज टू चेक डिपेंडेंसी ऑफ द ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स की फिजिकल डिपेंडेंसी चेक करने के लिए नैलोक्सोन चैलेंज टेस्ट किया जाता है, फाइन। इसमें क्या है 0.2 से 0.8 mg नैलोक्सोन देंगे, IM और IV। अगर विड्रॉल सिम्टम्स तुरंत देखने को मिले, विद इन मिनट्स जो है आपको विड्रॉल सिम्टम्स दिख रहे हैं, इट मींस टेस्ट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द फॉल्स बिलीव दैट इररिलेवेंट अकरेंसेस और डिटेल्स इन द वर्ल्ड रिलेट डायरेक्ट टू वन सेल्फ इज नोन एज। अगर पेशेंट को लग रहा है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम, या फिर जितनी भी वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड हैं, ठीक है, तो दैट इज आइडिया ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ओके। नेक्स्ट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ GIT ट्रैक्ट फॉर्म्ड बाय। GIT की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इनर लेयर कौन सी टिश्यू से बनी हुई है, तो दैट इज एपिथेलियम टिश्यू, ओके। GIT में कौन सी लेयर्स हमें मिलती है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, ओके। नेक्स्ट इज while installing ear drop in the adult client, then pinna of the ear should pull। ईयर ड्रॉप डालना है अडल्ट पेशेंट में, तो आप पिन्ना जो है कहाँ पुल करोगे, अपवर्ड या बैकवर्ड। तो हमेशा याद रखना है, अगर अडल्ट है पेशेंट तो अपवर्ड पुल करेंगे, बट अगर चिल्ड्रन है बिलो 3 ईयर्स है तो डाउनवर्ड पुल करेंगे, ठीक है। बच्चा है तो नीचे से पुल करना है एंड अडल्ट है तो ऊपर से पुल करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और बैकवर्ड जो है दोनों में मिलेगा, ठीक है, बैकवर्ड दोनों में है, बस अपवर्ड और डाउनवर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है। अपवर्ड अडल्ट में एंड बैकवर्ड इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट इज पैप स्मीयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर। पैप स्मीयर टेस्ट किस चीज़ के लिए किया जाता है, सो दिस इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मीयर टेस्ट इज डन। नेक्स्ट इज मोन्टॉक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर। मोन्टॉक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, दिस इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है ट्यूबरक्लोसिस का। इसमें हम क्या करते हैं 0.1 ml PPD प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव जो है इंजेक्ट करेंगे इंट्राडर्मली, और टेस्ट को हम रीड करेंगे 48 से 72 आवर्स के बीच में। नेक्स्ट इज एन अनकॉन्शियस पेशेंट मूव्स हिज एक्सट्रीमिटी स्पॉन्टेनियसली, ओपन आइज विद वर्बल रिस्पॉन्स एंड स्पीक इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, देन व्हाट इज द GCS हमें जो है पता लगाना था। EVM में हम कितने में से स्कोर देते हैं 4, 5, 6, ठीक है। तो अब देखो E में क्या बोल रहा है, ओपन आइज विद वर्बल रिस्पॉन्स पे जो है पेशेंट आइज ओपन कर रहा है, ठीक है। अगर लिखा होता स्पॉन्टेनियसली तो हम इसको 4 स्कोर देते हैं, बट वर्बल लिखा है तो वी विल गिव 3 स्कोर। नेक्स्ट मूव टू वर्बल रिस्पॉन्स में बोल रहा है कि ही इज स्पीकिंग इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, इसको हम देंगे 3 स्कोर। नेक्स्ट इज मतलब मोटर रिस्पॉन्स में क्या है, मूविंग हिज एक्सट्रीमिटी, स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा है, मतलब इट इज ओबेइंग द कमांड्स, इट मीन्स 6, इसका टोटल आएगा 12। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, तो इट विल बी एड्रेनलिन, मतलब एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द सोल टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन इज नोन एज। अगर सोल का मूवमेंट मीडियन प्लेन के टुवर्ड्स है तो इसको क्या बोलोगे, एब्डक्शन, इवर्जन, इन्वर्जन और एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्योंकि सोल जो है मीडियन प्लेन के टुवर्ड्स है, मतलब इनवर्ड है, ओके, तो इनवर्ड को वी विल से इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड से दैट देयर इज बियर इनसाइड द रूम, नर्स यूजिंग द लाइट सी दैट देयर इज अ फोल्डेड टॉवल प्लेस्ड ऑन द चेयर।
चाइल्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम। एक बच्चा है जो बोल रहा है रूम में बियर है, ओके, बट जब नर्स ने देखा तो देयर इज ओनली अ फोल्डेड टावल, एक फोल्डेड टावल रखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज इल्यूजन। क्या होता है? जब आपका परसेप्शन रॉन्ग हो एंड स्टिमुलस इज प्रेजेंट, ठीक है। स्टिमुलस जो है प्रेजेंट होगा, परसेप्शन आपने रॉन्ग बनाया है, दैट विल कम अंडर इल्यूजन। बट अगर स्टिमुलस एब्सेंट होता तो इट विल कम अंडर हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज विच PPE शुड बी यूज्ड व्हेन प्रोवाइडिंग वुंड केयर टू अ पेशेंट विद MRSA इन्फेक्शन है, तो कौन सा PPE आप यूज करोगे? तो MRSA वुंड केयर में वी रिक्वायर कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस, ठीक है। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस में हम क्या यूज करेंगे? ग्लव्स यूज करेंगे, गाउन यूज करेंगे। आपको जो है मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इफ देयर इज रिस्क कि स्प्लैश हो सकता है, बॉडी फ्लूइड स्प्लैश हो सकता है, तो आप मास्क भी लगाएंगे, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। तो आंसर इधर होगा ग्लव्स एंड गाउन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शोइंग इन WBC इज इंडिकेटिंग दैट द पेशेंट इज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज एंड पेशेंट नीड टू आइसोलेशन। WBC का कौन सा मेजरमेंट से हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा और जो है पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव हो गया है? तो नॉर्मली WBC काउंट होता है 4000 से 11000, बट अगर 2000 आपको मिल रहा है इसका मतलब है कि आपको पेशेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा। दिस इज अ कंडीशन ऑफ ल्यूकोपेनिया, ओके। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज अराइविंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सीवियर हेमरेज। Sister in charge told nursing sister to cannulation quickly. In the following cannula, which will provide highest amount of fluid to prevent shock? Hemorrhage का पेशेंट है, आपको जो है फ्लूइड देना है, बहुत सारा फ्लूइड देना है, तो कौन सा कैनुला यूज करोगे जो सबसे ज्यादा फ्लूइड दे, ठीक है। तो जितना छोटा गेज उतना बड़ा कैनुला, मतलब हियर वी विल यूज 16 गेज कैनुला, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज दी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इमीडिएटली आफ्टर अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस अ शीजर। जैसे ही शीजर हुआ है उसके बाद में सबसे पहली प्रायोरिटी आप क्या रखोगे? तो दैट विल बी ओपन एयरवे, ठीक है। अगर ड्यूरिंग सीजर पूछा जाएगा तो आप लिखोगे पेशेंट सेफ्टी, बट आफ्टर सीजर अगर पूछा जाएगा तो दैट विल बी एयरवे, ओके। नेक्स्ट इज विच गैस फिल्ड इन दिस ब्लू कलर कोडेड वेपराइजर एनेस्थीसिया मशीन। ब्लू कलर कोडेड वेपराइजर में कौन सी गैस फिल होती है? तो दैट इज डेस्फ्लूरेन, ओके। ब्लू में जो है हम डेस्फ्लूरेन फिल करते हैं, पर्पल या वॉयलेट में आइसोफ्लूरेन, येलो में सीवोफ्लूरेन, रेड में हेलोथेन एंड ऑरेंज में एनफ्लूरेन, ओके। नेक्स्ट इज विच एनाटॉमिकल प्लेन शोन इन द पिक्चर में एक एनाटॉमिकल प्लेन शो हुआ था, तो ये कौन सा प्लेन है ये हमें बताना था। तो दिस इज सेजाइटल प्लेन, ओके। अगर कोई प्लेन बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में काट रहा है तो दैट इज सेजाइटल प्लेन, ठीक है। बट अगर कोई प्लेन फ्रंट और बैक में कट कर रहा है, बॉडी को डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज कोरोनल प्लेन, ओके, या फिर फ्रंटल प्लेन। एंड अगर बॉडी को अपर एंड लोअर हाफ पे डिवाइड कर रहा है दैट इज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड मिड सेजाइटल इज passes exactly through midline, बिल्कुल मिडलाइन से अगर पास हो रहा है तो दैट विल बी मिड सेजाइटल। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। चिटल फोर्सेप्स की इमेज दिखाई गई थी और पूछा था कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सो दिस इज चिटल फोर्सेप्स, इट इज यूज्ड टू हैंडल स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रेसिंग मटेरियल फ्रॉम स्टेराइल कंटेनर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप वार्ड में हो और आप ड्रेसिंग में जो है असिस्ट कर रहे हो, ड्रेसिंग चल रही है पेशेंट की, उसमें आप असिस्ट कर रहे हो और आपने स्टेराइल ग्लव्स नहीं पहनी है और आपको जो है कोई कुछ सामान निकाल के देना है जो स्टेराइल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है, चिटल की मदद से जो है आप वो सामान उठा के ट्रॉली में रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आइटम इन बिलो डिनोट इमेज। कर्व्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब दिखाई थी और पूछा था ये जो है कौन सा इमेज है, कौन सा आइटम है, ठीक है। सो दिस इज कर्व्ड ET ट्यूब। ये जो है इन्फ्लेटेबल होती है, एक लास्ट में बलून मिलेगा जिसको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, इसकी वजह से एयर लीक नहीं होगा और एस्पिरेशन नहीं होगा, ओके। कफ का प्रेशर आप रखोगे 20 से 30 सेंटीमीटर H2O। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पोजीशन गिवन इन द बिलो इमेज। इमेज दिखाई गई थी जिसमें डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन थी, ठीक है। तो हमें बताना था ये कौन सी पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट में क्या दिखाया गया है कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, नीज जो है फ्लेक्स हैं
एंड फीट जो है फ्लैट हैं, ठीक है। तो इधर से हमें पता चल रहा है दिस इज डोर्सल रिकम्बेंट। व्हाई इट इज यूज्ड फॉर, ये कब देंगे ये वाला पोजीशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन के टाइम पे, पेल्विक एग्जामिनेशन टाइम पे इन फीमेल्स, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट डोर्सल रिकम्बेंट और लिथोटमी अलग पोजीशन है, ठीक है। लिथोटमी जो है हिप्स फ्लैक्स होंगे, लेग्स जो है स्टाइरप्स में टाई होंगे, बट ये जो है वेजाइनल डिलीवरी या पेल्विक सर्जरी के टाइम पे यूज होगी। बट डोर्सल रिकम्बेंट में क्या है, फीट जो है फ्लैट है, ओके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। क्लोज्ड सक्शन कैथेटर दिखाया था और हमें जो है बताना था कौन सी इमेज है ये। तो दिस इज क्लोज्ड सक्शन कैथेटर, दिस इज स्टेराइल इनलाइन सिस्टम है फॉर सक्शनिंग विदाउट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम वेंटिलेटर। आपको जो है सक्शनिंग के लिए पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाने की जरूरत नहीं है, कि आप जो है वेंटिलेटर के साथ, वेंटिलेटर भी कनेक्टेड है और साथ आप सक्शनिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज LMP इज 12 जुलाई 2018। EDD आपको बतानी थी, ठीक है। तो पेशेंट की LMP क्या है, 12 जुलाई 2018, ओके। हमें जो है EDD निकालनी है। जब भी EDD आपको निकालनी है तो क्या करोगे, 9 मंथ्स ऐड करोगे प्लस 7 डेज। जुलाई में जब आप 9 मंथ्स ऐड करोगे तो इट विल बी अप्रैल, ओके। एंड 12 में जब आप 7 डेज ऐड करोगे तो इट विल बी 19। तो आपकी EDD आ गई है 19 अप्रैल 2019, ओके। नेक्स्ट इज अ नर्स फाइंड्स अ पेशेंट कोलैप्स्ड ड्यूरिंग अ वार्ड राउंड, व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्स ने देखा कि पेशेंट जो कोलैप्स होगी है, तो आपका सबसे पहला इंटरवेंशन क्या रहेगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, वी विल चेक रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को पूछेंगे आर यू ओके, ठीक है। जेंटली टैप करेंगे और पूछेंगे आर यू ओके। बट अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तो वी विल चेक पल्स फॉर 5 to 10 seconds। तो इधर ऑप्शन विल बी चेक पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। 3.5 से 5.5 इज नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। इसमें याद करने की चीज ये है कि हाइपोकैलीमिया में कौन सा ECG देखने को मिलता है एंड हाइपर में कौन सा देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज अ पेशेंट ABG रिपोर्ट शोइंग द फॉलोइंग वैल्यूज, कौन सा एसिड बेस बैलेंस है। pH जो है 7.55 है, PaCO2 30 है, बाइकार्बोनेट इज 27, ठीक है। pH से हमें क्या पता चल रहा है, 7.45 के ऊपर है, मतलब एल्कलोसिस है। या तो ऑप्शन A है या ऑप्शन D है, ठीक है। B और C तो नहीं है। नेक्स्ट इज अब अपना वही लगाओ, रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी अपोजिट मतलब, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली होता है 35 से 45, बट अपने केस में दिया गया है 30, मतलब CO2 इज फॉलिंग डाउन बट pH इज गोइंग अप, इट मीन्स रेस्पिरेशन इज अपोजिट। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का पेशेंट है, राइट। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द गिवन पोजीशन दी गई थी ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, तो बताना था ये कौन सी पोजीशन है। इट इज ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो है सीधा फ्लैट लेटा देंगे, बैक पे होगा और हेड इज लोअर देन फीट। 15 से 30 डिग्री एंगल जो है एलिवेट कर देंगे फुट साइड को। कब यूज करते हैं इसको, हाइपोटेंशन में, शॉक में या फिर यूरोलॉजिकल सर्जरीज में। इसके उल्टा दूसरी सर्जरी होती है रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग, जिसमें हेड इज हायर देन फीट। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। कॉकर फोर्सेप्स दिखाई गई थी और बताना था कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो दिस इज हीमोस्टेटिक क्लैंप, मतलब इसको लगाने से जो है ब्लड रुक जाएगा। दिस इज यूज्ड एज अ हीमोस्टेटिक क्लैंप। कब यूज की जाती है, क्लैंपिंग ब्लड वेसल्स, होल्डिंग टफ टिश्यूज जैसे फेशिया है, मसल है, ओके। नेक्स्ट इज पेशेंट अराइव्ड एट इमरजेंसी आफ्टर रोड एक्सीडेंट, पल्स इज 127, BP इज 90/56 विद कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, व्हाट टाइप ऑफ शॉक में अकर। पल्स जो है बढ़ी हुई है, ठीक है, टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूरोजेनिक शॉक तो नहीं है। न्यूरोजेनिक शॉक में आपको हमेशा ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज BP इज टू लेस 90/56, मतलब दिस इज हाइपोवोलीमिक शॉक। थर्ड है स्पाइनल शॉक, वो भी जो है न्यूरोजेनिक शॉक जैसे ही प्रेजेंट करेगा, ये भी नहीं है। लास्ट इज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है, एलिवेटेड JVP मिलेगी, जुगुलर वेन प्रेशर, पल्मोनरी इडीमा मिलेगा इसमें, क्योंकि पंप फेलियर है, ठीक है। फ्लूइड की कोई कमी नहीं है, पंप का फेलियर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट इज ट्राईहेक्सीफेनिडिल एक्ट एज अ। ट्राईहेक्सीफेनिडिल किस तरह एक्ट करती है, तो दिस इज एंटी पार्किंसोनिज्म, ठीक है। एंटी पार्किंसन ड्रग है ये। दिस इज यूज फॉर पार्किंसन डिजीज एंड ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, ठीक है।
इसका साइड इफेक्ट क्या है? ड्राई माउथ, ब्लर विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन एंड कंफ्यूजन। कुल मिला के इसके साइड इफेक्ट्स आर ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहलिज्म में विड्रॉल सिम्टम्स के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? सो दिस इज क्लोरडाइजापॉक्साइड। नेक्स्ट इज विच एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन कॉज ऑरेंज रेड कलर यूरिन किस में देखने को मिलता है? रिफेम्पिसिन में। ठीक है, आइसोनियाजिड में आपको मिलेगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये इसका हॉलमार्क साइन है। पायराजिनामाइड में यू विल फाउंड हिपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरयूरिसेमिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन में आपको मिलेगा ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? तो फेलोपियन ट्यूब का मेनली क्या फंक्शन रहता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये मोस्टली होता है एम्पुलर रीजन में बिकॉज दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन चल रहा है, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन इन आईसीयू फ्रॉम 8 AM. The next day at 8 AM on duty nurse noticed that there is 200 ml solution left in the bag. Which action is appropriate? आज टीपीएन चलाया है 8 o'clock 8 AM पे। अब कल क्या देखने को मिला? टुमारो जो आएगा कि 200 ml जो है अभी भी बैग में बचा हुआ है। आप क्या करोगे? इसको नोट करोगे क्लाइंट नोट्स में। सेकंड इज डिस्कार्ड द लेफ्ट सॉल्यूशन एंड रिकनेक्ट अ न्यू टीपीएन बैग। पहले वाले सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर दोगे और दूसरा टीपीएन बैग लगाओगे। थर्ड इज इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे ऑन ड्यूटी डॉक्टर को। एंड फोर्थ इज ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड ऑल वाइटल्स। ओके, तो इधर क्या होता है, जब भी पेशेंट को टीपीएन चल रहा होता है बियॉन्ड 24 आवर्स अगर हो जाएंगे तो वी विल डिस्कार्ड दी सोल्यूशन। जितना भी बचा हुआ है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। बिकॉज देखो, जो टीपीएन होता है उसमें फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसमें देखी जाए। ठीक है, तो बियॉन्ड 24 आवर्स जो है हम टीपीएन को नहीं रखेंगे। तो इधर अपना आंसर हो जाएगा डिस्कार्ड द लेफ्ट सोल्यूशन एंड रिकनेक्ट अ न्यू टीपीएन बैग। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ एफएफपी। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का स्टोरेज टेम्परेचर कितना रहेगा? तो इसके लिए एफएफपी को हम कितने डिग्री पे स्टोर करते हैं? -30 डिग्री सेल्सियस या फिर -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देने से पहले वी विल थॉ इट इन वाटर बाथ और इमीडिएटली जो है हम इसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। तो इधर अपना आंसर रहेगा ए। Next is a sign of pregnancy consisting of a dark bluish or purplish red color of the vagina or cervical mucosa as a result of increased blood supply to the area is known as. ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से डार्क ब्लू या पर्पलिश रेड कलर दिखने लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं चेडविक साइन। ठीक है, चेडविक साइन दिखता है 6 to 8 वीक्स पे। उसके अलावा और कौन से साइंस हैं? ओसिएंडर साइन है जिसमें पल्सेशन देखने को मिलती है। हेगर साइन में सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट देखने को मिलती है। गुडेल में क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स देखने को मिलेगी। इन दोनों का डिफरेंस जरूर याद रखना है, हेगर का एंड गुडेल का। गुडेल में सर्विक्स सॉफ्ट हो रही है एंड हेगर में जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है सॉफ्ट हो रही है। तो इधर अपना आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट इज आफ्टर आरटीए अ पेशेंट केम इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद मैसिव ब्लड लॉस। Which color cannula used by a prudent nurse to administer large amount of fluid or blood? आरटीए हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, पेशेंट आया है मैसिव ब्लड लॉस के साथ में, आप कौन सा कैनुला यूज़ करोगे? तो इधर हमें क्या है, जल्दी से जल्दी जो है बहुत सारा फ्लूइड्स देना है पेशेंट को, बहुत सारा ब्लड देना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम बड़े से बड़ा कैनुला लगाएंगे, मतलब ग्रे। ठीक है, ग्रे होता है अपना 16 गेज का कैनुला। ओके, नेक्स्ट इज अ पेशेंट कॉन्टिन्यूसली रिसीविंग टीपीएन, विच पैरामीटर शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली। टीपीएन चल रहा है पेशेंट को, क्या क्लोजली जो है मॉनिटर करोगे? तो ब्लड शुगर आपको क्लोजली मॉनिटर करना है जब भी आपका टीपीएन चल रहा होगा। ओके, ये हम चेक करेंगे एवरी 4 to 6 आवर्ली। उसके बाद में टीपीएन में क्या होता है? हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क बना रहता है। दैट्स व्हाई वी विल कीप ऑन चेकिंग ब्लड शुगर। ओके, नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द आईसीयू ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। सडनली द हाई प्रेशर अलार्म इज ट्रिगर्ड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द ईटी ट्यूब। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन? मैकेनिकल वेंटिलेशन है, मतलब वेंटिलेटर पे पेशेंट है, एकदम से हाई प्रेशर अलार्म जो है ट्रिगर कर गया, ड्यू टू ब्लॉकेज हो गया है, ईटी ट्यूब में ब्लॉकेज हो गया, इसकी वजह से हाई प्रेशर अलार्म आपको सुनने को मिल रहा है। आप क्या करोगे? तो सबसे पहले वी विल इमीडिएटली डू द सक्शन करोगे, जो ब्लॉकेज आ गया है उसको क्लियर करोगे। देन उसके बाद में आपको ऑक्सीजन देनी है, कुछ भी करना है बाद में करना है, पहले ऑक्सीजन देने नहीं भागना है, बिकॉज ट्यूब जो है ब्लॉक हो गई है। देखो जैसे ऑप्शन 3 है, मैन्युअली वेंटिलेट द क्लाइंट विद एम्बू।
मैन्युअली वेंटिलेट करो, ठीक है। वेंटिलेट करने से कोई फायदा ही नहीं होगा जब तक ट्यूब ब्लॉकेज है। तो पहले आप ब्लॉकेज को हटाओगे, फिर उसके बाद में आप मैन्युअली वेंटिलेट कर सकते हो विद एम्ब्यू, ठीक है। तो इधर अपना ऑप्शन रहेगा ए। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, हाई प्रेशर अलार्म कब साउंड करता है। हाई प्रेशर मतलब प्रेशर ज़्यादा लग रहा है वेंटिलेटर का, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है ट्यूब में, ओके। किस किस वजह से हो सकता है, सिक्रीशंस की वजह से हो सकता है, किंकिंग की वजह से हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म है, या फिर पेशेंट बाइटिंग ट्यूब। इस सब की रीजन से जो है हाई प्रेशर अलार्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लो प्रेशर कब मिलेगा, जब डिस्कनेक्शन हो जाए या एयर लीक हो सर्किट में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच फूड आइटम शुड बी एडवाइज टू अ प्रेग्नेंट लेडी फॉर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कौन सा फूड आप जो है एडवाइस करोगे। तो इधर होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फॉलिक एसिड ज्यादा मिलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, स्पिनच हो गया, जैसे मेथी हो गया, या फिर ब्रोकली हो गया, ओके। Next is when monitoring an IV site and infusion, a nurse notes pain at the access site with edema and edema. What grade of phlebitis would the nurse document? एक पेशेंट को जो है IV चल रहा था, इन्फ्यूजन चल रहा था, ठीक है। तो नर्स ने क्या नोट किया कि पेशेंट को पेन हो रहा है प्लस इर्दमा है एंड इडीमा है। तो ये कौन सा ग्रेड ऑफ फ्लेबाइटिस है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ग्रेड होते हैं फ्लेबाइटिस में। ग्रेड 1 इज इरिदमा एट एक्सेस साइट विद और विदाउट पेन, ठीक है, एक साइन प्रेजेंट होगा। ग्रेड 2 में क्या रहेगा, पेन होगा, साइट पे जो है पेन होगा, विद इरिदमिया भी देखने को मिलेगा और पेन भी होगा, ठीक है। इडीमा प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। थर्ड इज ग्रेड 2 प्लस स्ट्रीक फॉर्मेशन एंड पाल्पेबल वीनस कॉर्ड, okay, and grade 4 is grade 3 plus palpable venous cord more than 1 inch with purulent drainage, ठीक है। तो इधर अपने पेशेंट में क्या बताया है, इरिदमा भी है, इडीमा भी है, तो इट इज ग्रेड 2, ओके। नेक्स्ट इज मर्फीज साइन कब देखने को मिलेगा। तो ये हमें दिखता है कोलिसिस्टाइटिस में। इसमें क्या होता है, जब आप पेशेंट में राइट अपर क्वाड्रेंट प्रेस करोगे तो पेशेंट को पेन होगा ब्रीदिंग के टाइम पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रेस करोगे राइट अपर क्वाड्रेंट और पेशेंट को बोलोगे इनहेल, डीपली जो है इनहेल करो। पॉजिटिव क्या माना जाएगा, अगर पेशेंट स्टॉप कर दे इनहेलिंग ड्यू टू पेन तो दिस इज पॉजिटिव साइन, मतलब गॉल ब्लैडर टेंडरनेस इज प्रेजेंट, ओके। इसके अलावा कौन से साइन होते हैं हमारे, रोवसिंग साइन जो अपेंडिसाइटिस में देखा जाएगा, क्यूलन साइन जो हमें पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन का सबसे मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो दिस इज टेकिकार्डिया, ठीक है। ये क्या करता है, बीटा 1 स्टिमुलेशन करेगा जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अदर इफेक्ट्स क्या रहेंगे, पाल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ट्रिमर एंड हेडेक। Next is a client is admitted in the hospital with complaint of GERD. Which position should prefer to the client to reduce the severity of the disease? एक पेशेंट है जिसको GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। कौन सी पोजीशन दोगे ताकि सिवियरिटी कम हो सके। तो GERD में क्या होता है, बैकफ्लो होता है, जितना भी स्टमक का कंटेंट है वो बार बार इसोफेगस में आता रहेगा। तो उसके लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, ठीक है। इससे क्या होगा, रीगर्जिटेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन के लिए कौन सा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मतलब जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओबेसिटी हम कर सकते हैं, मॉडिफाइबल है। एज इज नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है, एज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इधर अपना आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट इज इन एपिडेमियोलॉजी सिवियरिटी ऑफ डिजीज इज मेजर्ड बाय। एपिडेमियोलॉजी में सिवियरिटी ऑफ डिजीज कैसे चेक करोगे, तो दिस इज केस फर्टिलिटी रेशो। ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। दूसरा हमें जो है इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस के बीच का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। प्रिविलेंस होता है टोटल केसेस, ठीक है, टोटल में कौन से आएंगे, ओल्ड भी आएंगे प्लस न्यू भी आएंगे, बट इंसिडेंस इज न्यू केसेस जो अभी एट प्रेजेंट जो है मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट अ कॉटन स्वैब इज अनइंटेंशनली रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आफ्टर सर्जरी। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड। पेशेंट की सर्जरी के टाइम पे क्या हुआ है, बाय मिस्टेक अनइंटेंशनली जो है कॉटन स्वैब अंदर रह गया एब्डोमिनल कैविटी में। तो इसके लिए 3 टर्म्स यूज होती हैं, टेक्सटिलोमा बोल सकते हो, गॉजियमा बोल सकते हो, गॉसिपिबोमा बोल सकते हो, ठीक है।
तो इधर अपना ऑप्शन रहेगा ऑल द अबव। देखो जब भी कुछ ऐसा अंदर कुछ छूट जाता है, कॉटन छूट गया है या फिर कोई गॉज छूट गया है या फिर कुछ भी बाय मिस्टेक अंदर छूट गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड बावल परफोरेशन, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम हमेशा क्लोजर से पहले, जब हम सूचरिंग स्टार्ट करेंगे पेशेंट की, उससे पहले अपना सारा काउंट कंप्लीट करते हैं, चाहे वो कॉटन हो, गॉज हो या फिर आपकी इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हर एक काउंट हम पहले पूरा करते हैं, फिर क्लोजर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेमाडोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रेमाडोल किसका एग्जाम्पल है? तो दिस इज ओपियोइड एनाल्जेसिक और ये आता है वीक ओपियोइड्स में। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेन। ओके, तो इधर ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट इज अ नर्सिंग ऑफिसर इज सक्शनिंग ओरल सिक्रीशंस इन अ नियोनेट, व्हाट इज द मैक्सिमम सक्शन प्रेशर दैट शुड बी अप्लाइड। नियोनेट के लिए आप प्रेशर कितना रखोगे? तो इधर हम प्रेशर रखेंगे 60 to 80। ओके, चिल्ड्रन होगा तो 80 to 100, एडल्ट है तो 100 से 150। नेक्स्ट इज एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट AST शुड बी डन वाया इंट्राडर्मल रूट बिकॉज। AST जो है हम ID देते हैं, इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर करते हैं, बिकॉज क्यों? बिकॉज इट डिफ्यूज स्लोली, ये जो है बहुत स्लोली डिफ्यूज होता है, अलोइंग टाइम टू ऑब्जर्व हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इससे जो है हम हाइपर सेंसिटिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं इस टाइम में, तो दैट्स व्हाई दिस इज गिवन इंट्राडर्मल। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स इन दी वाटर इंटॉक्सिकेशन है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? अगर वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो सोडियम आपको कम दिखेगा। ठीक है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्लड to be drawn from the radial artery for an ABG determination. The nurse assists with performing Allen test before drawing the blood to determine the adequacy of which. हम जो है Allen test perform करते हैं ABG से पहले। क्यों चेक करते हैं? ये अल्नर सर्कुलेशन चेक करने के लिए। ठीक है, याद रखना है कि हम ये रेडियल सर्कुलेशन चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अल्नर सर्कुलेशन चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV थेरेपी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है IV थेरेपी की? तो इधर अपना आंसर रहेगा इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, IV फ्लूइड एंटर कर जाता है सराउंडिंग टिश्यूज में। जिस वेन में हम फ्लूइड दे रहे थे उसमें ना जाके आसपास के टिश्यू में अगर फ्लूइड चला जाए तो दिस विल बी नोन एज इनफिल्ट्रेशन। ओके, और इसमें जो कूलनेस देखने को मिलेगी, ये इसका एक हॉलमार्क साइन है कि हमेशा आपको कूलनेस देखने को मिलेगी इनफिल्ट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग, दिस टाइप ऑफ फीवर इज नॉन एज। मॉर्निंग में फीवर हाई है, इवनिंग में लो है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज इनवर्स फीवर। नॉर्मली क्या होता है, हमारा टेम्परेचर मॉर्निंग के टाइम पे कम होता है एंड इवनिंग के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है, बट अगर इसका उल्टा मिलेगा तो दिस विल बी नॉन एज इनवर्स फीवर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल should be given to a client suffering with diarrhea to prevent severity of the disease। डायरिया वाले बच्चे में या फिर डायरिया वाले क्लाइंट में आप जो है कौन सा मिनरल एडमिनिस्टर करोगे? तो जिंक हम देते हैं, इससे क्या होता है, ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ डायरिया दोनों ही कम हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन भी कम होती है एंड सिवियरिटी भी कम होती है। डोज इसका याद रखना है, अगर मोर देन 6 मंथ्स का बच्चा है तो 20 mg देंगे एंड लेस देन 6 मंथ्स का है तो 10 mg पर डे देंगे। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ एंजाइना। फॉलोइंग में से एंजाइना का कौन सा साइन नहीं है? चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी, जॉ एक भी देखने को मिलेगा, जनरलाइज्ड बॉडी एक जो है इसका साइन नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट इज चेस्ट प्रेशर। यस, चेस्ट टाइटनेस एंड चेस्ट प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इधर ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन ओल्ड एज में? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का सबसे मोस्ट कॉमन रीजन क्या है? स्ट्रोक कोई रीजन नहीं है, मालन्यूट्रिशन भी रीजन नहीं है, एल्जाइमर डिजीजेस। यस, ओल्ड एज में एल्जाइमर डिजीज देखने को मिलती है जो एक लीडिंग कॉज है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का। ओके, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मोस्ट कॉमनली सीन। फॉलोइंग डिजीजेस में से साइलेंट MI सबसे कॉमन किस में देखा जाएगा? डायबिटीज़ में देखा जाएगा, CVA में, हाइपरटेंशन में या CKD में। ओके, तो साइलेंट MI इज मोस्ट कॉमनली सीन इन डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से क्या होता है,
पेन परसेप्शन खत्म हो जाता है पेशेंट का, जिसकी वजह से जो क्लासिक चेस्ट पेन देखने को मिलता था एमआई वाले पेशेंट में, वो नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि साइलेंट एमआई जो है डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल सीपीपी कितना होता है। तो सीपीपी कैसे निकालते हैं हम, एमएपी माइनस आईसीपी, ठीक है, जो कि होता है 60 से 80 mmHg, ठीक है। तो ये हम मानेंगे जनरली एक्सेप्टेड एज 70 to 80 mmHg। इफ सीपीपी इज लेस देन 30 तो ब्रेन डेथ रिस्क रहता है। ओके, ये याद रखोगे। नेक्स्ट इज वाइल गिविंग सीपीआर विच इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ हैंड फॉर कंप्रेशन। हैंड की करेक्ट पोजीशन क्या है, तो दैट शुड बी ऑन लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। हम अपना हैंड जो है लोअर हाफ में रखेंगे स्टर्नम में, ठीक है। नेक्स्ट इज विच फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट विच कम्युनिकेबल डिजीज। फर्स्ट वैक्सीन जो है कौन से कम्युनिकेबल डिजीज के अगेंस्ट बनी थी, तो दैट वाज स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। ओके, ये बनी थी 1796 में। और स्मॉल पॉक्स जो है इरेडिकेट कब हुआ था, कब WHO ने डिक्लेयर किया, 1980 में। ओके, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कैलोरी नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितनी जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं, सो दिस इज अराउंड 300 किलो कैलोरीज पर डे। इसके बाद में अभी ICMR 2020 में गाइडलाइंस आई थी, न्यू गाइडलाइंस आई थी, जिसके अकॉर्डिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है, एंड थर्ड में जो है 450 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी होती है, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोज़ापिन। का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, जिसमें हमें देखने को मिलता है न्यूट्रोपीनिया। नेक्स्ट इज डॉक्टर ऑर्डर टू गिव 1000 ml fluid NS at flow rate of 125 ml per hour. How much time it will take to complete this fluid? कितना टाइम लगेगा, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम बाय में फ्लो रेट, ठीक है, निकाल लो। फ्लो वॉल्यूम कितना है 1000, फ्लो रेट कितना है 125 ml पर आवर, इसको इससे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 आवर्स। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ बर्न इज मोस्ट पेनफुल। कौन सा डिग्री ऑफ बर्न मोस्ट पेनफुल रहता है, तो फर्स्ट डिग्री में जो है माइल्ड पेन होता है, ओनली एपिडर्मिस इज अफेक्टेड, तो माइल्ड पेन जो है फर्स्ट डिग्री में देखा जाएगा। सेकेंड डिग्री इज मोस्ट पेनफुल, क्योंकि इसमें क्या होता है, नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, डर्मिस भी जो है अफेक्टेड रहेगी, जिसकी वजह से नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाएंगी एंड इंटेंस पेन देखने को मिलेगा। थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बर्न में क्या है, नर्व एंडिंग जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसीलिए ये पेनलेस रहेंगे, ठीक है। तो इधर अपना ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट इज ECG चेंज इन हाइपरकैलीमिया कंडीशन इंक्लूड्स। हाइपरकैलीमिया में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलीमिया में हमें दिखता है QRS कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा, फ्लैट P वेव दिखेंगी, टॉल पीक्ड टी वेव, ये बिल्कुल इसका हॉलमार्क साइन है, याद रखना। टॉल पीक टी वेव जो है हमें हाइपरकैलीमिया में देखने को मिलेगी, एंड ST सेगमेंट डिप्रेशन, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज पर्नीशियस एनीमिया। कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी में देखा जाएगा, विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट इज अ 31 वीक pregnant lady comes into the emergency department. A fetal fibronectin test is performed and result got positive. A positive fetal fibronectin test indicate to 31 वीक्स प्रेग्नेंट वेमेन है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, उसका क्या किया हमने, फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट कर दिया, ठीक है, और रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है। तो इस टेस्ट का क्या मतलब है, पॉजिटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो ये हमें शो करता है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ, ठीक है। देयर इज हाई चांसेस कि पेशेंट में जो है प्रीटर्म बर्थ देखा जाएगा। नेक्स्ट इज अ नर्स इज एक्सप्लेनिंग द रैशनल फॉर परफॉर्मिंग लेग एक्सरसाइजेज आफ्टर सर्जरी, विच रीजन शुड बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्लेनेशन। नर्स जो है पेशेंट को एक्सप्लेन कर रही है लेग एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस की, क्यों जो है आफ्टर सर्जरी लेग एक्सरसाइजेज इज इम्पॉर्टेंट, तो व्हाट रीजन शुड बी इंक्लूडेड, कौन सा रीजन जो है आप इंक्लूड करोगे। तो सर्जरी के बाद क्या होता है, पेशेंट जो है लंबे टाइम तक जो है बेड रिडन हो जाता है, उसकी वजह से वीनस स्टेटस देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन नहीं होगा, वेन्स में जो है सर्कुलेशन नहीं होगा, वीनस का ब्लड जो है वही की वही रहेगा, और DVT होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो क्या रैशनल रहेगा, इट विल इंक्रीज वीनस रिटर्न। नेक्स्ट इज BMI फॉर अंडरवेट के लिए BMI कितना रहेगा,
अंडरवेट आप किसको बोलोगे, कितने BMI वाले को आप अंडरवेट बोलोगे, तो इट इज बिलो 18.5 इज कंसिडर्ड एज अंडरवेट, ठीक है। एंड नॉर्मल इज 18.5 से 24.9, तो इधर अपना ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो DIC चेक करने के लिए, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन चेक करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो दिस इज, ठीक है, डी डाइमर जो है मोस्ट स्पेसिफिक है एंड सेंसिटिव टेस्ट है। ओके, डी डाइमर एलिवेट हो जाता है DIC वाले केसेस में ड्यू टू वाइड स्प्रेड फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट इज which medicines inhibit the reabsorption of serotonin into neurons and act selectively on serotonin only। कौन सी मेडिसिन जो है रीअपटेक बंद कर देंगी, सीरोटोनिन का रीअपटेक जो है इनहिबिट कर देंगी, सो दिस इज SSRI एंटी डिप्रेसेंट, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है सेरोटोनिन का रीअपटेक ब्लॉक कर देती हैं। इसका एग्जांपल होता है फ्लुक्सेटीन, सिटेलोप्राम, ई-सिटेलोप्राम, सर्ट्रालिन एंड पैरोक्सिंटिन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस रहती है डिप्रेशन में, OCD, पैनिक एंड PTSD। नेक्स्ट इज इन अ न्यूबॉर्न सक्शन शुड बी डन इन डैश फर्स्ट देन डैश। पहले आप माउथ में करते हो हमेशा सक्शन, फिर जो है नोज में करते हो, ठीक है। M हमेशा पहले आता है N से, तो राइट ऑप्शन विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड 500 ml 5% dextrose to be administered for 5 hours. It should be administered using a burette set. The nurse has to set the drops per minute to deliver the appropriate amount. Calculate the flow rate, जो है आपको कैलकुलेट करना था फ्लो रेट, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला रख दो, वॉल्यूम बाय में टाइम इनटू में ड्रॉप फैक्टर। ओके, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 500, टाइम कितना है 5 आवर्स को जो है मिनट्स में चेंज कर दो, 5 × 60 इनटू में ड्रॉप फैक्टर आपका रहेगा 60 बिकॉज ब्यूरेट सेट दिया गया है, ठीक है। एंड ब्यूरेट सेट में जो है माइक्रो ड्रिप्स होती हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन में ब्यूरेट सेट दिया गया हो या माइक्रो ड्रिप दिया गया हो तो आप लेना 60, बट अगर मैक्रो ड्रिप दिया गया है तो आप लोगे 15, ठीक है। इससे इसको कट कर दो तो अपना आंसर हो जाएगा 100 माइक्रो ड्रिप्स पर मिनट, ठीक है। ए ऑप्शन में और सी में कंफ्यूज नहीं होना, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत बच्चे क्या है जल्दी जल्दी में इसको टिक कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि मैक्रो ड्रिप्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। Next is a patient is undergoing hemodialysis in the nephrology ward. Which of the following should the nurse monitor at the IV access site? हीमोडायलिसिस होना है पेशेंट का, तो आप जो है IV एक्सेस साइट पे क्या मॉनिटर करोगे, उस ब्रूट देखोगे, कलर देखोगे, पोजीशन देखोगे, फ्लो रेट देखोगे, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर पेशेंट को फिस्टुला है, AV फिस्टुला है, ठीक है, तो आपको जो है 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं, एक होता है ब्रूट एंड सेकंड होता है थ्रिल, ठीक है। ब्रूट को आप जो है ऑस्कल्टेट करते हो एंड थ्रिल को जो है आप पल्पेट करते हो, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो सकती है। ब्रूट को ऑस्कल्टेट करते हैं, AB याद रखना, AB, ठीक है। एंड थ्रिल को जो है पाल्पेट करते हैं, मतलब PT, ठीक है। तो IV एक्सेस साइट में हम क्या चेक करेंगे, ब्रूट जो है ऑस्कल्टेट होना चाहिए। ओके, so that's all about today's video. Now we will meet in some other video with some other important topic. Till then, thank you so much.